चलो सभी आ जाओ ऑनलाइन जल्दी से। आवाज़ आ रही है कि नहीं एक बार इन्फॉर्म करना। सभी को गुड इवनिंग। एक बार आवाज़ आ रही है कि नहीं मेरे को इन्फॉर्म कर देना कि आवाज़ आ रही है। आज थोड़ा सा जल्दी चलेंगे, फास्ट चलेंगे। पॉसिबिलिटी है कल तक के हमारा जो भी है सिलेबस ख़त्म हो जाएगा एंशियंट हिस्ट्री का। उसके बाद हिंदी वगैरह शुरू करेंगे और साथ ही पंचायती राज या कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करेंगे, है ना। ठीक है, चलो जल्दी से आ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलो ठीक है, बच्चे ऑलरेडी ऑनलाइन हैं, अच्छी चीज़ है। चलो अब मैं जो बता रहा हूँ उसको लाइन से लिखते चलो। आज थोड़ा सा छोटे छोटे राजवंश आएंगे। आज हम जो पढ़ेंगे ये क्या है, 600 से 1200 ईस्वी के मध्य में जितने भी जो छोटे छोटे राजवंश बने हैं, छोटे छोटे अलग अलग इन्होंने साम्राज्य बनाए हैं, उनके बारे में हम लाइन से पढ़ते चलेंगे। एक्चुअली क्या हुआ था, जैसे मौर्य ख़त्म हुआ था तो क्या आया था, मौर्योत्तर आया था। और मौर्योत्तर आया था तो हमने क्या देखे थे, एक कैटफिजीज शासक आ रहा है, एक वो बन रहा है, एक कुषाण बन रहा है, एक शक बन रहा है, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ गया था। वैसे ही क्या हुआ था, गुप्त आया। गुप्त आने के बाद क्या हुआ, जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ तो वो छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गए थे, जैसे हमने गुप्तोत्तर काल में ऑलरेडी हमने देख चुका है। तो यही जो 600 से 1200 के मध्य रहते हैं, छोटे छोटे अलग अलग एरिया वाले क्या रहते हैं, स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं, ठीक है, और एक अपने नए साम्राज्य की स्थापना कर लेते हैं। तो ये बहुत सारे जो छोटे छोटे रहेंगे ये एक दूसरे के पैरेलली मतलब समकालीन रहेंगे, कुछ किसी के बाद आएंगे और ये लाइन से चलते जाएंगे। और ये कब तक चलेंगे, मध्यकाल तक। फिर जब दिल्ली सल्तनत आएगा तो फिर धीरे से ये आपस में क्या होते जाएंगे, दिल्ली सल्तनत के जो शासक रहेंगे वो इनको मिलाते जाएंगे और एक बड़ा सा फिर से दिल्ली सल्तनत बनेगा, उसके बाद मुगल बनेगा। अभी ये छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए हैं, क्लियर है। तो हम उन्हीं छोटे हिस्सों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो, 600 से 1200 के मध्य राजनीतिक अवस्था। 600 से 1200 के मध्य राजनीतिक अवस्था, 600 से 1200 के मध्य राजनीतिक अवस्था। राजनीतिक अवस्था, ठीक है, 600 से 1200 के मध्य राजनीतिक अवस्था, क्लियर है। अब याद रखना इसी को 3 अन्य नामों से जाना जाता है। 600 से 1200 के मध्य राजनीतिक अवस्था को अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे हम इतिहास में पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल मतलब क्या है, इसके तुरंत बाद मध्यकाल शुरू हो जाएगा, पूर्व मध्यकाल। इसको दूसरा हम राजपूत काल भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम राजपूत काल भी बोलते हैं। और पूर्व मध्यकाल तो आप लिख ही चुके हो, सबको समझ में आ रहा है। थोड़ा सा मैं तेज बोल रहा हूँ। आशीष कोसले गुड इवनिंग, वेरी गुड, आपने बता दिया, आवाज आ रही है, थैंक यू। बाकी सारे लोग भी ग्रुप में मैसेज कर दिया करो। चलो एक जन का भी मैसेज आ गया तो ठीक है। चलो तो अब ये क्या होता है, 600 से 1200 के मध्य में छोटे छोटे राजवंश आएंगे, जिनमें कौन कौन रहेंगे, पाल वंश, प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश, चंदेल वंश, ठीक है। उसके बाद चालुक्य वंश फिर से यहाँ आएंगे, कलचुरी वंश, ये सारे हम इसमें क्या करेंगे, पूर्व मध्य काल में इन सभी को पढ़ेंगे। तो बहुत से ऐसे काल हैं जिसमें आपको केवल वंश का नाम लिखना है और वो काल खत्म हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसमें ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं है इंपॉर्टेंट कि लिखाया जाए जो आपके एग्जाम में आने वाला लायक है, ठीक है। चलो ठीक है, सब लोग सुन लिए। चलो अपन यशस्वी का भी गुड इवनिंग, ओके है ना। चलो अब सबसे पहले आप लिख लो प्रतिहार वंश। इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज लाइन से छोटे छोटे वंश के अंदर आते जाएगा ना,
उसको मैं बताते जाऊंगा। और यहाँ के वंश वाले लोगों की खासियत क्या रहेगी, आप मैक्सिमम वंश जो है किस में हो जाएंगे, दिल्ली सल्तनत में विलय, मैक्सिमम दिल्ली सल्तनत में विलय। ठीक है, इनको कोई ना कोई आके इधर से हराएगा और इनके राज्य को क्या करता जाएगा, अपने में मिलाते रहेगा और बाद में क्या होगा, एक बड़ा सा दिल्ली सल्तनत बनेगा। ठीक है, जो कि मध्यकाल शुरू हो जाएगा उसके बाद। और मध्यकाल आपको गुलनाज मैम पढ़ाएंगी, उसको बहुत इंटरेस्ट से पढ़ना, सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन है जिसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ कहानी टाइप चलते जाता है। ठीक है, चलो सबसे पहले आप लिखो, पहला वंश लिखो प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश, प्रतिहार, प्रतिहार वंश। ठीक है, प्रतिहार डायनेस्टी। क्लियर है? चलो, प्रतिहार वंश में आपको 4 से 5 पॉइंट मैं जो लिखा रहा हूं, बस उन्हीं 4 से 5 पॉइंट को आप याद करना, उसके ज्यादा आप एक्स्ट्रा बर्डन मत लेना अपने ऊपर। चलो, सबसे पहले लिखना, इन्हें गुर्जर राजा, गुर्जर, इन्हें गुर्जर राजा कहा जाता था, इन्हें गुर्जर राजा कहा जाता था, गुर्जर राजा कहा जाता था। ठीक है, मतलब गुर्जर वंश भी कहलाएगा यही, गुर्जर राजा मतलब इनके वंश चलेगी तो ये क्या कहलाएगा, गुर्जर वंश भी कहलाएगा। सबको क्लियर है? इन्हें गुर्जर राजा या गुर्जर वंश भी कहा जाता था। ठीक है, अब याद रखना, इनकी राजधानी थी कन्नौज, इनकी राजधानी थी कन्नौज। कन्नौज नाम आप बहुत बार सुन चुके हो, मतलब समझ सकते हो कि कन्नौज कितना महत्वपूर्ण था। ठीक है, चलो, कन्नौज इनकी राजधानी थी। उसके बाद तुरंत पहला पॉइंट लिखो, इसका प्रथम शासक या इसका संस्थापक नागभट्ट था। नागभट्ट, नागभट्ट, नागभट्ट इस वंश का संस्थापक था, इस वंश का संस्थापक था, नागभट्ट इस वंश का संस्थापक था। क्लियर है? अगला पॉइंट लिखो। अब मैं लाइन से ना, इसमें 5-6 राजा हैं लाइन से, लेकिन मैं सबको नहीं लिखा रहा हूं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है केवल उन्हीं को लिखा रहा हूं। सबसे पहले आप संस्थापक लिख लिए हो कि नागभट्ट इस वंश का क्या था, संस्थापक था। तुरंत लिखो इसमें मिहिरभुज, मिहिरभुज, अगले शासक का नाम लिखो मिहिरभुज, मिहिरभुज, मिहिरभुज। मिहिरभुज क्या होता है, इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक बनता है, जिसके काल में एक व्यापारी आता है और उसका नाम रहता है सुलेमान। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, इसके काल में एक अरब यात्री आता है जिसका नाम रहता है सुलेमान, अरब यात्री आता है जिसके नाम रहता है सुलेमान। ठीक है, और ये शासक रहता है, स्वयं को किसकी उपाधि देता है, आदि वराह की उपाधि देता है स्वयं को, आदि वराह की उपाधि स्वयं को देता है। क्लियर है? मिहिरभुज एक महत्वपूर्ण शासक हुआ जिसके काल में अरब यात्री सुलेमान आता है और यह स्वयं को आदि वराह की उपाधि देता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा लिखना महेंद्रपाल, महेंद्रपाल। महेंद्रपाल केवल इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ही बड़े साहित्यकार थे जिनका नाम था राजशेखर और वो इसके गुरु थे। राजशेखर, राजशेखर इनके गुरु थे, इनके गुरु थे। ठीक है, बस इतना ही याद रखना, राजशेखर इनके गुरु थे। अब इसमें थोड़ा सा एक और चीज याद करना, लिखने वाला है, जिसको लिख लो राज्यपाल। राज्यपाल, राज्यपाल, राज्यपाल एक राजे का नाम है। ये मत सोचना कि राज्यपाल वाला पोस्ट है जो हम गवर्नर को बोलते हैं, ये वो वाला राज्यपाल नहीं है। इसमें क्या होता है, 1018 ईस्वी में जब महमूद गजनवी भारत में आक्रमण करते हैं यहाँ पे, तो ये वही राज्यपाल है, क्या करता है, अपने वासियों को छोड़ के भाग जाता है।
मतलब अपने राज्य को छोड़ के बचने के लिए स्वयं अकेला भाग जाता है, उनसे सामना नहीं करता है। ठीक है, ये राज्यपाल वही है प्रतिहार वंश वाला जो 1018 ईस्वी में जब महमूद गजनवी इसके ऊपर आक्रमण करेंगे तो ये स्वयं के राज्य को बचाने के बजाय स्वयं भाग जाता है। ठीक है, लड़ता नहीं है, भाग जाता है। ठीक है, याद रहेगा, राज्यपाल याद रखना, राज्यपाल 1018 महमूद गजनवी इसी के टाइम में आक्रमण करेंगे और ये क्या करेगा, भाग जाएगा। और उसके बाद लिख लो यशपाल, यशपाल महमूद गजनवी, इसको ये राज्य बाद में जीत जाते हैं, फिर वो वापस चले जाते हैं, फिर उसके बाद यशपाल जो है फिर से शासक बनता है और ये संभवतः क्या रहता है, अंतिम शासक रहता है। इसके बाद क्या होता है, ये पूरा दिल्ली सल्तनत में चले जाता है। क्लियर है? ठीक है, यशपाल अंतिम शासक रहता है। एक बार लाइन से मैं तुरंत पूरी चीजों को रिपीट कर रहा हूं, देख लो। प्रतिहार वंश, इन्हें गुर्जर राजा कहा जाता था और इनके वंश को क्या कहा जाता था, गुर्जर वंश कहा जाता था। इनकी राजधानी कन्नौज थी। जब गुप्त वंश छोटे छोटे टुकड़े में टूटा तो एक ये वंश बना था प्रतिहार वंश, और ये प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज थी। इसका संस्थापक जो था उनका नाम था नागभट्ट, मतलब नागभट्ट प्रतिहार वंश के क्या थे, संस्थापक थे। अब उसके बाद हमें सिर्फ 3 या 4 राजाओं के नाम लिखना है, इसमें राजा बहुत सारे हैं। एक महत्वपूर्ण है मिहिरभूज। मिहिरभूज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक तो शक्तिशाली राजा भी थे और इनके टाइम में अरब यात्री सुलेमान आए थे। क्लियर है? इनके टाइम में अरब यात्री सुलेमान आए थे और इन्होंने स्वयं को वराह मिहिर की उपाधि दी थी, आदि वराह की उपाधि दी थी। ठीक है, मिहिरभुज ने स्वयं को आदि वराह की उपाधि दी थी। उसके बाद महेंद्रपाल, महेंद्रपाल केवल इसलिए याद रखना है क्योंकि महान साहित्यकार राजशेखर इनके क्या थे, गुरु थे। महेंद्रपाल के बाद राज्यपाल, ये राज्यपाल वही है जो 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय क्या करता है, भाग जाता है। उसके बाद संभवतः यशपाल अंतिम शासक बनते हैं। उसके बाद फिर क्या होगा, प्रतिहारों का वंश खत्म हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे सबको? चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तुरंत हम आगे लिखते हैं। मैं अभी लिख रहा हूँ, लिखते जा रहा हूँ और बताते जा रहा हूँ। एक बार क्विकली समझाऊंगा तो मैम साइन लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करेंगी। ठीक है, चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ। जो स्क्रीनशॉट कर रहे हो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, मिटा रहा हूं तुरंत। अब आप अगला राजवंश लिख लो, गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश मैं बोर्ड में लिख रहा हूं, गढ़वाल वंश। तुरंत आप लिख लो गढ़वाल वंश, हेडिंग डाल लो, गढ़वाल वंश हेडिंग डाल लो। गढ़वाल वंश हेडिंग डाल लो। गढ़वाल वंश आ गया तुरंत में। अब देखो गढ़वाल वंश में आपको क्या पढ़ना है, बस आप ये चीज याद रखना। अब क्या होता है, ये गुर्जर प्रतिहार लोग यहां से क्या हुआ, गुर्जर प्रतिहार लोग पूरी तरह से क्या हुआ, यहाँ पे खत्म हो गए, मतलब चले गए। अब इन गुर्जर प्रतिहार के बाद ये जो कन्नौज वाला जो क्षेत्र था ना, बहुत महत्वपूर्ण था। तो ये गढ़वाल वाले लोग जो रहते हैं ना, कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेते हैं। ठीक है, एक बार इस चीज को ध्यान रखना। दिल्ली सल्तनत में ये वापस मिलाया जाएगा, लेकिन प्रतिहारों के बाद तुरंत यहाँ पे कौन काबिज हो जाते हैं, गढ़वाल। और गढ़वाल के बाद वापस से कौन आता है यहाँ पे, कुतुबुद्दीन ऐबक और महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, ये सब लोग आते जाएंगे ना। फिर ये इनको प्रॉपर हराएंगे और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत आ जाएगा। चलो तुरंत लिखो गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश में आप ये लिखो, गुर्जर प्रतिहारों के बाद कन्नौज में गढ़वाल वंश का उदय हुआ या नींव रखी गई। गुर्जर प्रतिहारों के बाद क्या हुआ, कन्नौज में किसका शासक हुआ, गढ़वाल वंश का। कन्नौज में गढ़वाल वंश किसके बाद, गुर्जर प्रतिहारों के बाद आई। और इसके संस्थापक का नाम था चंद्रदेव। चंद्रदेव याद से लिखना, संस्थापक का नाम चंद्रदेव। कौन थे, संस्थापक थे इस गढ़वाल वंश के। क्लियर है,
चंद्रदेव इस गढ़वाल वंश के संस्थापक थे। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो लिख लो आप, इन गढ़वाल राजाओं को काशी नरेश भी कहा जाता था। मतलब काशी नरेश किसे कहा जाता था? तो आंसर आपको याद होना चाहिए, इन गढ़वाल नरेशों को हम क्या कहते थे? काशी नरेश कहते थे। लिख लो, इन्हें क्या कहते थे? काशी नरेश भी कहते थे। काशी नरेश, काशी मतलब एक जगह है, आप जानते हो, तो इन्हें काशी के राजा भी कहते थे। गढ़वाल वंश वाले लोगों को काशी नरेश की संज्ञा दी गई थी। क्लियर है सबको? अब इसी में एक और 2-3 राजा आएंगे, उसके बाद लास्ट में एक राजा आ जाएंगे जिनका नाम रहेगा जयचंद। जयचंद याद रखना, 1194 में जयचंद आएंगे। गढ़वाल वंश में 1-2 राजा आने के बाद नेक्स्ट राजा आएंगे जयचंद, और इनके साथ होगा चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध होगा, चंदावर का युद्ध होगा, जिसमें जयचंद पराजित हो जाएंगे। किससे? मोहम्मद गौरी से। मोहम्मद गौरी से जयचंद क्या हो जाएंगे? पराजित हो जाएंगे। और इतना भव्य, इतने साल से चला आ रहा कन्नौज का ऐतिहासिक महत्व क्या हो जाएगा? मुगलों में मिल जाएगा, दिल्ली सल्तनत में मिल जाएगा। ठीक है, मतलब जयचंद 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी से हार जाएंगे और ये क्षेत्र मोहम्मद गौरी के अंदर चले जाएगा, कन्नौज, और यही फिर क्या बनेगा बाद में? दिल्ली सल्तनत। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? चलो, तो यहां पे गढ़वाल वंश भी हमारा खत्म हो गया। गढ़वाल वंश के बाद तुरंत आप इसी में, गढ़वाल वंश को एक बार मैं फिर से रिपीट करके समझाऊंगा, जो साइन लैंग्वेज में सुन रहे हैं वो लोग घबराएंगे नहीं। मैं एक और वंश लिख रहा हूं, एक साथ दोनों को फिर समझा देंगे। ठीक है, तुरंत लिख लो चंदेल वंश, तुरंत लिख लो चंदेल वंश। चंदेल वंश हेडिंग डाल लो। चंदेल वंश के अंदर तुरंत पहला पॉइंट डाल के लिखो, सबसे पहले लिखो, नाम लिखना इसका, है ना, नन्नूक। नन्नूक, नन्नूक इस वंश का क्या था? संस्थापक था। नन्नूक इस वंश का संस्थापक था। और ये चंदेल वंश किस तरफ रहेगा? बुंदेलखंड टाइप वाला, बुंदेलखंड वाला जो इलाका है ना, ये उस तरफ वाले इलाके को हम क्या, वहां पे क्या रहेगा? चंदेल वंश रहेगा। और याद रखना, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था। यह प्रश्न में आया है कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था, तो इस समय में बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जेजाक भुक्ति। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जेजाक भुक्ति। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था जेजाक भुक्ति। जेजाक भुक्ति, ये नाम याद रखना, है ना। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था, या इसे जेजाक भुक्ति भी कहा जाता था। ठीक है, अब क्या हुआ? ये चंदेलों ने अपनी राजधानी कहां पे बना ली? खजुराहो में। खजुराहो को अपनी क्या बना ली? राजधानी बना ली। चंदेलों ने अपनी राजधानी खजुराहो को बना ली। ठीक है, खजुराहो ये इनकी राजधानी रहेगी आने वाले टाइम में, और ये मेन एग्जाम में आपको ये वाली राजधानी भी लिखना है। लेकिन इसके पहले क्या है, इसमें एक शासक हुआ इसी चंदेलवन में जिसका नाम था यशोवर्मन। यशोवर्मन, यशोवर्मन, यशवर्मन या यशोवर्मन दोनों आपको मिलेगा। ये यही यशवर्मन है जिसके साथ क्या हुआ था? पुष्यभूति के साथ मिलकर हूणों को प्रॉपर रूप से क्या किया था? इन्होंने भगाया था। तो ये वही वाला यशवर्मन है। यशवर्मन, उसके बाद क्या था? यशवर्मन जो होता है ना, ये सबसे महान शासक था इस वंश का। इस वंश का सबसे पराक्रमी राजा था। इसने अपनी राजधानी सबसे पहले किसको बनाता है? महोबा को। महोबा को अपनी राजधानी बनाता है यशोवर्मन। और याद रखना, यशोवर्मन के अंदर खजुराहो में इन्होंने विशाल विष्णु मंदिर बनाया। खजुराहो में इन्होंने विशाल विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। विशाल विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया।
खजुराहो में विशाल विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। अभी तुरंत लिखते जाओ, समझाऊंगा, टेंशन मत लो, और जितना लिखा रहा हूं उतना ही लिखो, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। चलो उसके बाद लिखो एक और शासक हुआ इसमें जिसका नाम था कीर्ति वर्मा। कीर्ति वर्मा, कीर्ति वर्मा, एक और शासक हुआ इसी वंश में जिसका नाम था कीर्ति वर्मा, ठीक है, कीर्ति वर्मा, ठीक है। इसने क्या बनवाया? कीरत सागर झील, कीरत सागर झील का निर्माण करवाया। इन्होंने कीरत सागर झील का निर्माण करवाया, इन्होंने कीरत सागर झील का निर्माण करवाया। लिखना इसके अंदर, अभी लिखा रहा हूं, फिर बाद में और एक बार बताऊंगा, टेंशन मत लो। और एक जो आप नाटक सुने होंगे प्रबोध चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय, इसकी रचना भी इन्हीं के काल में की गई, इसकी रचना भी इन्हीं के काल में की गई। बगल में लिखना चाहो तो लिख लो, तृष्ण मित्र ने किया था, तृष्ण मित्र ने इसकी रचना की थी, ठीक है, तृष्ण मित्र ने इन्हीं के काल में रचना की थी। उसके बाद लिखना अंतिम शासक कौन था, तो लिख लो अंतिम शासक इसका परमल था, परमल, परमल, परमल इस वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। ये क्या करता है? पृथ्वीराज चौहान के सामने समर्पण कर देता है, पृथ्वीराज चौहान के सामने क्या करता है? समर्पण कर देता है, मतलब उनसे हार जाता है। और उसके बाद पृथ्वीराज समर्थन कर चौहान के सामने क्या करता है? हार जाता है। पृथ्वीराज चौहान से क्या करता है? ये हार जाता है। उसके बाद क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान का बाद में उधर युद्ध होगा, तराइन का प्रथम, तराइन का द्वितीय। उसके बाद क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान हार जाएंगे और उसके बाद ये क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक के कंट्रोल में आ जाएगा और ये वापस से फिर क्या हो जाएगा? चंदेल वंश भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाएगा, ठीक है। एक बार मैं इसको बता रहा हूं, जल्दी से सुन लो, समझ लो दोनों वंश को। हमारा पहला वाला वंश प्रतिहार खत्म हो गया, उसके बाद हमने लिखा गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश की चीजों को मैं रिपीट कर रहा हूं। गुर्जर प्रतिहारों के बाद कन्नौज में गढ़वाल वंश की नींव रखी गई। किसने रखी? नागभट्ट ने। तो इस वंश के संस्थापक कौन हो गए? सॉरी, इस वंश के संस्थापक चंद्रदेव हो गए, चंद्रदेव। चंद्रदेव ने यहां पे किसकी नींव रखी? गढ़वाल वंश की। और इन गढ़वाल के राजाओं को क्या कहा जाता था? ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो। इन गढ़वाल के नरेशों को काशी नरेश कहा जाता था। इन गढ़वाल के नरेशों को काशी नरेश भी कहा जाता था। क्लियर है? काशी नरेश भी कहा जाता था, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे। इसी के नीचे में आएंगे ना, एक दो राजा और आएंगे, उनको हम नहीं पढ़ रहे हैं। लास्ट में आएंगे जयचंद, लास्ट में आएंगे जयचंद। और इस जयचंद जो है, ये जो राजा है, इनका 1194 में युद्ध होगा। किसके साथ? इनका 1194 में युद्ध होगा मोहम्मद गौरी के साथ। जो महत्वपूर्ण युद्ध है, इसको हम बोलते हैं चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध बोलते हैं। और इस युद्ध में जयचंद पराजित हो जाएंगे और क्या हो जाएगा? ये क्षेत्र मोहम्मद गौरी के अधीन हो जाएगा। क्लियर है? और कन्नौज का जो ऐतिहासिक महत्व था, अब क्या हो जाएगा? वो वैभव खत्म हो जाएगा। अब ये दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाएगा और बाद में दिल्ली का महत्व हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है? चलो, उसके तुरंत बाद हम पढ़ेंगे चंदेल वंश। चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नूख, नन्नूख, नन्नूख इस वंश का क्या था? संस्थापक था। और इनकी राजधानी, इनका क्षेत्र जो था ना, मध्य प्रदेश का इधर का बुंदेलखंड वाला इलाका था, ठीक है। बुंदेलखंड वाला इलाका क्या था? इन चंदेलों का क्षेत्र था। और सबसे पहले इनकी राजधानी महोबा बनाई जाती है, लेकिन बाद में इनकी राजधानी क्या हो जाती है? खजुराहो को बनाते हैं। खजुराहो इनकी राजधानी बनती है। क्लियर है? एक और चीज, खजुराहो, खजुराहो इनकी राजधानी बनती है। एक चीज याद रखना, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था।
बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जे जाक भुक्ति था। क्लियर है, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम। अब इसी में एक राजा हुए जिनका नाम था यशोवर्मा या यशवर्मन, दोनों बोलते हैं, यशवर्मन यशोवर्मन दोनों बोलते हैं। तो यशोवर्मन या यशवर्मन नाम के एक शासक हुए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए इस वंश के। और उन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी महोबा को बनाया और साथ ही इन्होंने खजुराहो में एक विशाल विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। इसी के साथ इन्होंने साथ में खजुराहो में विशाल विष्णु मंदिर का क्या करवाया, निर्माण करवाया। क्लियर है। अब इन्हीं के इसी शासन में चंदेल वंश में एक और शासक होंगे जिनका नाम है कीर्ति वर्मा। कीर्ति वर्मा, याद रखना, कीर्ति वर्मा, वर्मन भी लिख सकता है, हो सकता है एग्जाम में। कीर्ति वर्मा या कीर्ति वर्मन एक शासक हुए। इन्होंने वहीं महोबा के पास में क्या किया, कीरत सागर झील, अपने नाम पे उन्होंने क्या बनवाया, एक झील बनवाया। इन्होंने महोबा में अपने नाम की एक झील बनवाई जिसका नाम था कीरत सागर झील। और याद रखना, एक ऐतिहासिक नाटक लिखा गया था जो कि संस्कृत भाषा में है, प्रबोध चंद्रोदय। प्रबोध चंद्रोदय, उसकी रचना किनके, इन्हीं कीर्ति वर्मा के समय में की गई है। क्लियर है। अंत में लिख लो, इसके अंतिम शासक कौन होते हैं, परमल होते हैं। परमल, फिर उसके बाद परमल के बाद क्या होता है, इस वंश का अंत हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान इधर आक्रमण करते हैं, परमल हार जाते हैं और आगे जाके बाद में ये भी क्या होगा, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा गढ़वाल और चंदेल वंश भी क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, तुरंत आप चौथी हेडिंग डाल लो, कलचुरी वंश। चौथी हेडिंग आप डाल लो, कलचुरी वंश। ठीक है, जो स्क्रीनशॉट करोगे कर लो। टाइम टेबल जिस हिसाब से मैंने बना के आया था उसके अकॉर्डिंग होपफुली मेरे को सैटरडे को ये हिस्ट्री ख़त्म कर देना था, यानी कि कल की क्लास में। लेकिन जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ आधे घंटे में हमारा केवल 3 वंश हुआ है और ये चौथा हम शुरू करने जा रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है ये मंडे को भी हो सकता है, लास्ट एक लेक्चर मंडे को लेना पड़े। ठीक है, आप उसको एडजस्ट करना, कोशिश करेंगे कि जल्दी हो। चलो तुरंत लिखो चौथा, कलचुरी वंश। कलचुरी वंश चौथे नंबर पे डाल के लिख लो, कलचुरी वंश। कलचुरी वंश, कलचुरी वंश। ठीक है, कलचुरियों के बारे में बहुत सारी चीज आप पढ़ चुके हो। ठीक है, चलो। ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना कोपकल्य देव ने की जबलपुर के निकट। त्रिपुरी इनकी क्या थी, राजधानी थी। जबलपुर के निकट त्रिपुरी इनकी क्या थी, राजधानी थी। जबलपुर के निकट त्रिपुरी इनकी राजधानी थी। ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं केवल वही लिखा रहा हूं, एक मिनट। इन्हीं के समय में राजशेखर, राजशेखर जो हमने देखे थे किसके, उसके गुरु थे। किनके गुरु थे, मैसेज करो। राजशेखर कन्नौज छोड़ के कहाँ आ जाते हैं, त्रिपुरी आ जाते हैं। इन्हीं के समय राजशेखर कन्नौज छोड़कर कहाँ आ जाते हैं, त्रिपुरी आ जाते हैं। ठीक है, अभी त्रिपुरी का सिर्फ इतना ही लिखो, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी जो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में त्रिपुरी है, कलचुरी है, उसको आप रट लेना। कलचुरियों से 100% श्योर क्वेश्चन आएंगे आपको छत्तीसगढ़ के इतिहास में। 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है। कलचुरी छत्तीसगढ़ के रेस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ आप इतना ही लिख के छोड़ दो। क्लियर है, तुरंत अब लिखो मालवा के परमार वंश। 5वां लिखो, मालवा के परमार वंश।
मालवा के परमार वंश, मालवा के परमार वंश, मालवा के परमार वंश। ठीक है, ठीक है। इसमें लिखो इनकी राजधानी उज्जैन थी। इनकी राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। इनकी राजधानी उज्जैन थी। इस वंश के संस्थापक उपेंद्र माने जाते हैं। संस्थापक उपेंद्र माने जाते हैं। इस वंश के संस्थापक उपेंद्र माने जाते हैं। अब क्या हुआ, इस वंश में भी क्या हुआ हमारा, ये क्या था, मालवा के परमार वंश। मालवा में दो राजा आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आपको याद रखना है। ठीक है, तो उपेंद्र इसके संस्थापक थे। ठीक है, यहां पे दो राजा आएंगे जिनका एक का नाम है मुंज और दूसरे का नाम है भोज। ठीक है, आपने कहानी सुनी है ना, कहाँ गंगू तेली कहाँ राजा भोज, तो ये वही वाले भोज है ना, कहाँ राजा भोज, तो ये वही वाले राजा भोज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो राजाओं को आपको क्या करना है, याद रखना है। तो मालवा के परमार वंश की स्थापना उपेंद्र ने की, लेकिन उसके बाद लाइन से बहुत से राजा आए। उन्हीं में एक राजा थे 7वें नंबर के, जिनका नाम था मुंज। ठीक है, जिनका नाम था मुंज। मुंज इस वंश के कौन से क्रम के राजा थे? 7वें क्रम के राजा थे। मुंज इस वंश के 7वें क्रम के राजा थे। मुंज इस वंश के 7वें क्रम के राजा थे। ठीक है, उसमें लिखो ये महान कवि थे और स्वयं अपने दरबार में बहुत से कवियों को, साहित्यकारों को क्या दिया था, इन्होंने अपने दरबार में आश्रय दिया था। मुंज क्या थे? एक महान कवि थे और संरक्षण भी दिया था बहुत सारे कवियों को। ठीक है, बहुत से कवियों को, साहित्यकारों को इन्होंने अपने दरबार में क्या दिया था? संरक्षण दिया था। मुंज ने ही कलचूरी राजा, मुंज ने ही कलचूरी राजा युवराज द्वितीय, युवराज द्वितीय तथा मुंज ने, याद से लिखना, मुंज ने कलचूरी राजा युवराज द्वितीय तथा चालुक्य राजा तैलब, एक और वंश आएगा आगे आप पढ़ोगे, चालुक्य राजा तैलब को पराजित किया, पराजित किया। और एक बार और एक पॉइंट लिख लेना, ये तैलब जो था इतना वो था, हार हार के पस्त हो चुका था, फिर भी ये बाज नहीं आ रहा था, बार बार मुंज के ऊपर आके आक्रमण करता था। और ये जो महान मुंज राजा थे, इन्होंने इस चालुक्य राजा तैलब जो है ना, इसको 6 बार हरा के भगाया। याद रखना है ना, इन्होंने 6 बार हराया, 6 बार तैलब को हराया ना, याद रखना, 6 बार तैलब को हराया। क्लियर है? अब इसमें आएंगे एक दूसरे राजा जिनका नाम है भोज। आपने कहावत सुनी होगी, कहाँ गंगू तेली कहाँ राजा भोज। ठीक है, ये वही वाले भोज हैं। वेरी गुड। राजशेखर चंदेल वंश के शासक महेंद्रपाल के गुरु थे। वेरी गुड, किसी ने एक्टिवली जवाब दिया, बहुत बहुत सही है। क्लास में ऐसे ही बने रहो। भोज में लिखो भोज में लिखो ये थे, इन्होंने उज्जैन से अपनी राजधानी कहां परिवर्तित कर ली? धार। मध्य प्रदेश के धार में इन्होंने अपनी राजधानी को बनाया। और ये बहुत महत्वपूर्ण शासक थे और इतने महत्वपूर्ण थे कि इनका वर्णन दूसरे शासक भी करेंगे। क्लियर है? तो इसमें लिखो भोज मालवा के परमार वंश के अन्य शासक होते हैं जो अपनी राजधानी उज्जैन से धार, धा में आ की मात्रा धा और रस्सी के रा, धार स्थानांतरित करते हैं, जो अपनी राजधानी उज्जैन से धार स्थानांतरित करते हैं। इन्होंने भोजपुर झील की स्थापना की और एक संस्कृत महाविद्यालय की भी स्थापना की। भोजपुर झील और संस्कृत महाविद्यालय, भोजपुर झील और संस्कृत महाविद्यालय, और संस्कृत महाविद्यालय की क्या की? स्थापना की।
इन्होंने भोजपुर झील तथा संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की। अपनी विद्वता के कारण ये इतने विद्वान थे कि इनकी विद्वता के कारण इन्हें कविराज की संज्ञा दी गई है। इनकी विद्वता के कारण इन्हें क्या, किसकी संज्ञा दी गई है? कविराज की संज्ञा दी गई है। इनकी विद्वता के कारण इन्हें कविराज की संज्ञा दी गई है। राजमार्तंड, सरस्वती कंठाधरण, ऐसे सब इन्होंने बहुत सारे रचना किए हैं। तो वो रचनाओं को आप लिख लो जल्दी जल्दी, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि राजा भोज की कौन सी रचनाएं हैं। सबसे पहले लिखो सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार, सम्रांगण सूत्रधार, जो इंपॉर्टेंट है वही वही लिखा दे रहा हूं। सम्रांगण सूत्रधार। उसके बाद लिखो सरस्वती कंठाधरण। सरस्वती कंठाधरण, सरस्वती कंठाधरण। तीसरा लिखो योग सूत्र वृत्ति। योग सूत्र वृत्ति, योग सूत्र वृत्ति, योग सूत्र वृत्ति। यहां घबराना मत कि सर आप इतने जल्दी चल रहे हो, इतने शॉर्ट में क्यों लिखा रहे हो। इधर वाला पोर्शन जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही लिखा रहे हैं। आप थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी कि कौन सी चीज से कहां से क्वेश्चन आ रहा है, उसको ज्यादा अपन प्रेफरेंस दें। इधर से बहुत साल से नहीं आया है, क्या पता अचानक कहीं से पूछ ले, इसलिए अपन इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे नोट करवा दे रहे हैं। आप किसी भी कोचिंग संस्था में जाएंगे, बहुत सारे जगह ये सारी चीज़ों को क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। लेकिन हमारा कोर्स कंप्लीट रहे, ये ना रहे कि हमने कोई सी चीज़ छोड़ी है, इसलिए हर पॉइंट के इंपॉर्टेंट चीज़ को बस लिखवा दे रहे हैं। ये बहुत साल से इधर से क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन याद रखना जो ऑनलाइन एग्जाम वाला होता है ना, आगे अभी जो आएंगे ना, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल, वहां से क्वेश्चन 100% आएगा, है ना, इसी में से है। लेकिन इधर वाले से थोड़ा अभी नहीं आया है। चलो लिखो आगे। चारु चर्चा, आदित्य प्रताप सिद्धांत, आयुर्वेद सर्वस्व। नहीं भी लिखोगे तो उतना चल जाएगा। आयुर्वेद सर्वस्व, आयुर्वेद सर्वस्व, उसको आप लोग सुन के लिख लेना, मैं बोर्ड में नहीं लिखा रहा हूं, ठीक है। आप इसको, मैं नाम लाइन से बोल दे रहा हूं क्योंकि इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। आप वीडियो को पॉज कर करके नाम को लिख लेना, ठीक है। इनकी रचनाएं फिर से बोल रहा हूं, सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाधरण, योग सूत्र वृत्ति, चौथा मैंने लिखा है आयुर्वेद सर्वस्व, आयुर्वेद सर्वस्व, फिर उसके बाद योग सूत्र वृत्ति, राजमातंड, विद्या विनोद, विद्या विनीत, वित्ती कल्पतरु, चारु चर्चा, आदित्य प्रताप सिद्धांत, ठीक है। और ये जो मालवा का वंश था, ये 13वीं सदी तक चलते रहा। बाद में किसमें मिलाया गया है, फिर से दिल्ली सल्तनत में, क्योंकि इसके बाद हमारी दिल्ली सल्तनत ही शुरू होगी। तो ये लगभग 13वीं सदी तक चलते रहा मालवा का परमार वंश, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत में मिलवा लिया गया है। याद रखना, अकबर जो है, महान अकबर बोलते हैं हम, मुगल शासक अकबर, जिनके ऊपर किताब लिखी गई थी आईने अकबरी। तो आईने अकबरी में ये राजा जो भोज हैं, इनका भी जिक्र किया गया है। और आईने अकबरी के अनुसार ये राजा जो भोज थे, इनके दरबार में लगभग 500 साहित्यकार, कलाकार, इनको क्या किया गया था, आश्रय दिया गया था। क्लियर है। आईने अकबरी के अनुसार राजा भोज के दरबार में लगभग 500 कलाकारों को क्या दिया गया था, संरक्षण दिया गया था। ये पॉइंट आप नोट करके लिख लेना। मैं एक बार फिर से दोनों वंश को जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूं, साइन लैंग्वेज वाले लोग देखते जाएं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखा, चौथे नंबर पे कलचुरी वंश लिखा। कलचुरी वंश में हमने ये लिखा, कोपकल्य देव जो थे इसके संस्थापक थे, और इन्होंने जबलपुर के निकट त्रिपुरी को अपनी क्या बनाई थी, राजधानी बनाई थी। इन्होंने जबलपुर के निकट त्रिपुरी को अपनी क्या बनाई थी, राजधानी बनाई थी। और इन्हीं के
दरबार में, मतलब इसी समय ना एक राजा हुए हैं युवराज द्वितीय, इन्हीं कलचुरियों में एक राजा होंगे युवराज, युवराज प्रथम द्वितीय। तो ये युवराज के टाइम में ही क्या करेंगे, जो राजशेखर हैं चंदेल वंश वाले, वो क्या करेंगे, कन्नौज को छोड़कर त्रिपुरी आ जाएंगे। बस ये पॉइंट याद रखना है, कन्नौज को छोड़कर त्रिपुरी आ जाएंगे। त्रिपुरी राजशेखर जो है कन्नौज को छोड़कर त्रिपुरी आ जाएंगे युवराज के टाइम में, ठीक है। चलो उसके बाद हम तुरंत इसको ज्यादा तूल हम इसलिए नहीं दिए क्योंकि यहां से इतना ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। लेकिन छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में जब आप कलचुरी पढ़ोगे ना तो रट के रख लेना, वहां से 2-3 कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और एक क्वेश्चन तो 100% श्योर आना ही है छत्तीसगढ़ के हर एग्जाम में, क्लियर है। चलो 5वें नंबर है मालवा के परमार वंश। मालवा के परमार वंश, अब क्या होता है, मालवा वाला जो मालवा आप मतलब आराम से जानते हो, मालवा कौन सा, मतलब ये अपना यही वाला क्षेत्र, कौन सा वाला, मध्य प्रदेश वाला ही क्षेत्र, ठीक है ना। एक और मैं आप लोगों को डाउट बता सकता हूं, मालवा का मैदान कहां है और मालवा का पठार कहां है। आप ये दोनों मेरे को ना एज अ होमवर्क नोट कर लो, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन मालवा बार बार आ रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूं। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, आज से 3 साल पहले आया था कि मालवा का मैदान कहां है, और इसमें 90% लोगों ने गलत आंसर लगा के आ गया था, ठीक है। मतलब परसेंट मैं अपने मन से बोल रहा हूं, बट मैक्सिमम ऐसा था कि लोगों ने गलत आंसर लगा के आया था, क्लियर है, मैक्सिमम लोगों ने। तो मालवा का मैदान फिर से नोट कर लो, मालवा का मैदान कहां पर स्थित है, ये आप मेरे को मैसेज में करके बताओगे। मालवा का पठार तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एमपी है, हम पढ़ चुके हैं बहुत बार, मध्य प्रदेश, लेकिन मालवा का मैदान कहां पे स्थित है ये आप मेरे को मैसेज करोगे, क्लियर है। ज्योग्राफी में शायद हो सकता है आप पढ़ भी चुके हो इसको, और अगर कहीं नहीं पढ़े हो, मिस हो गया है, तो आप एक बार नेट से सर्च करके मेरे को बताना। चलो, तो ये मालवा मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र था। इन्होंने राजधानी क्या थी अपनी, उज्जैन को बनाई थी, ठीक है, उज्जैन को अपनी राजधानी बनाई थी। और ऐसा कहा जाता है कि इस वंश का संस्थापक जो था उपेंद्र था, मतलब उपेंद्र जो थे इस वंश के संस्थापक थे, ठीक है। परमार वंश के संस्थापक कौन थे, उपेंद्र थे। इन्हीं के शासन में 7वें नंबर में एक महत्वपूर्ण शासक आए जिनका नाम था मुंज, जिनका नाम था मुंज, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ये लेखक थे, कवि थे, साहित्यकार थे, और इन्होंने अपने दरबार में भी कुछ लोगों को क्या किया था, संरक्षण दिया था। भोज की बात नहीं कर रहा हूँ, मुंज की बात कर रहा हूँ। मुंज ने भी यही चीजें की थी, ठीक है। मुंज ने अपने दरबार में बहुत सारे लोगों को क्या दिया था, संरक्षण दिया था। अब ये याद रखना, मुंज के टाइम में कलचुरी युवराज जो थे आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, और मुंज उनको क्या करते हैं, हरा देते हैं। कलचुरी नरेश जिनका नाम युवराज रहता है, युवराज मतलब राजकुमार नहीं रहते हैं, उनका नाम ही युवराज रहता है, वो शासक रहते हैं, इनके ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं और मुंज उनको हरा देते हैं। और एक और शासक है जिनका नाम है तैलप, तैलप, ठीक है। और ये जो तैलप है ना, ये कहाँ के हैं, ये चालुक्य वंश के हैं। तैलप जो है चालुक्य वंश के हैं, ठीक है। और तैलप के साथ में आप लिख लेना तैलप द्वितीय, तैलप द्वितीय, तैलप 2 लोग हैं, तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय। तो ये जो तैलप द्वितीय है ना, हारने का इतना आदी हो गया था, इतना आदी हो गया था, उसको शौक था कि मैं जाके मुंज के ऊपर आक्रमण करूं, और जितनी बार आक्रमण करता था बेशर्मों की तरह हार जाता था। सॉरी ऐसे वर्ड यूज कर रहा हूं। तो क्या होता था, राजा मुंज ने तैलप द्वितीय को 6 बार हराया। राजा मुंज ने तैलप द्वितीय को कितने बार हराया, 6 बार हराया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। उसके तुरंत बाद आते हैं राजा भोज, ठीक है। राजा भोज, राजा भोज रहते हैं जो एक सबसे महान शासक बनते हैं इस वंश के। इस वंश के वो क्या रहते हैं, ये स्वयं भी क्या रहते हैं, साहित्यकार रहते हैं, कवि रहते हैं, जिन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी है, बहुत सारी रचनाएं स्वयं लिखी है, और अपने दरबार में भी बहुत सारे लोगों को क्या दिया है, आश्रय दिया है, क्लियर है। उसके बाद ये परमार वंश जो है लगभग 13वीं सदी तक चलता है, और बाद में फिर किसमें, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। एक और चीज याद रखना इसमें जो मैं बताया हूं, आईने अकबरी, महान शासक अकबर जो हमारे मुगल काल में आएंगे, तो उनके समय में एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था आईने अकबरी। उस आईने अकबरी में राजा भोज का जिक्र किया गया है, और उसमें यह बताया गया है कि राजा भोज के दरबार में लगभग 500
कलाकारों साहित्यकारों को क्या दिया गया था, संरक्षण दिया गया था, और वो स्वयं में क्या थे, महान कवि थे। क्लियर है, इतना आईने अकबरी में क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। ठीक है, आज की क्लास को 10 मिनट पहले ही खत्म कर रहे हैं। ठीक है, कल हम वापस शुरू करेंगे। कल हम शुरू करेंगे कहां से, हम मालवा के परमार वंश खत्म कर चुके हैं, अब हम आ जाएंगे अजमेर के तरफ। अजमेर के तरफ कहां पे, पृथ्वीराज चौहान और ये जो लोग हैं अजमेर को जिन्होंने बसाया, बहुत ही महान शासक, इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे। अजमेर के तुरंत बाद हम कश्मीर के शासकों को पढ़ेंगे और फिर किनको कौन हराता है, ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पॉसिबिलिटी है कि मंडे को एंशिएंट हिस्ट्री पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी की क्लास को यहीं पे विराम दे रहे हैं, अगली कक्षा हमारी कल होगी। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि।